प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। जैसा कि आज सबको पता है कि आज हम मना रहे हैं भारत का 76वां गणतंत्र दिवस। उस संदर्भ में आज की पूरी वीडियो क्लास संदर्भित है भारत के गणतंत्र दिवस को, यानी गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि आज ही के दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो एक छोटी सी यात्रा संविधान के निर्माण तक की मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी भी लगेगी और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप इन्हें चाहे संविधान के पार्ट में रखिए, चाहे भारत के इतिहास के पार्ट में रखिए, यानी आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट में। पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस संदर्भ में पहले से ही मैंने अपने चैनल पे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देख रखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और संविधान सभा के गठन की जो प्लेलिस्ट है उसे पूरा देख डालिए, पूरा वहां पे आपको विस्तृत मिलेगा। तो आज गणतंत्र दिवस विशेष के तहत संविधान निर्माण की दिशा में चलते हैं और देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अपना पहला पॉइंट है 1922। तो 1922 की बात करें तो महात्मा गांधी जी का नाम आता है। पहले वो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी जिन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा से हो। ध्यान का रखना है, संविधान का निर्माण, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, ठीक। 1922 के बाद कई घटनाक्रम हुए और उन घटनाक्रमों के बाद फिर एक सन आता है 1934, ठीक। तो संविधान अगर बनेगा तो एक संस्था तो होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए, तो उसी को नाम दिया गया है संविधान सभा। तो अगर यही प्रश्न ऐसे पूछे कि सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात किसने की थी, तो यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखिएगा। अगर व्यक्ति के तौर पर अगर ये प्रश्न पूछा गया तो वो व्यक्ति हैं एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय और सन है 1934, ठीक है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था, यानी एम.एन. राय ने ही 1934 में। और 1934 में ही रांची में स्वराज पार्टी की बैठक थी और वहां उस बैठक में यानी रांची में स्वराज पार्टी ने 1934 में ही ये कहा कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग वो रख रहे हैं, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अगर प्रश्न ऐसा बना है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो स्वराज पार्टी। अगर ऐसे कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो एम.एन. राय, ठीक है। दोनों का सन 1934 ही, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है। 34 के बाद फिर कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा दल था, या ये कह सकते हैं भारत में पूरी तरीके से कांग्रेस ही राजनीतिक दल के रूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित थी। बाकी और भी दल थे लेकिन सबसे अधिक प्रतिष्ठा कांग्रेस की ही थी। तो कांग्रेस ने भी 1935 में अपने मन से पहली बार संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को जो है स्वीकृत दी 1935 में। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य भी दिया कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा, ठीक। इतना सब कुछ होने के बाद शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में यहीं से भारत के संदर्भ में कुछ चीजें बदलती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ब्रिटेन को चाहिए थे सैनिक, और भारत से, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से पूछे बिना ही ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, ठीक है। तो उसी संदर्भ में आपको ध्यान रखिए कि यहाँ कांग्रेस ने इसका प्रबल विरोध किया और 8 अगस्त 1940 की तिथि आती है जिसे हम अगस्त प्रस्ताव या लॉर्ड लिथगो की घोषणा के नाम से जानते हैं। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी तरह भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ले आया जाए अंग्रेजों की तरफ से। ऐसा इसलिए कि उस समय सैनिक युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है सैनिक तो चाहिए ही चाहिए, और भारत कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो इस असमंजस से निपटने के लिए ही लॉर्ड लिथगो जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने एक घोषणा की और इसी को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, 8 अगस्त 1940, ठीक है। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। पहले अंग्रेज व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संविधान बनाने के लिए वकालत की या भारतीयों को भारतीय संविधान बनाने के योग्य समझा, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही यही वो व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, ठीक है। 1940 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था
और अभी भी कांग्रेस ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर रखा हुआ था और ब्रिटेन अघोषित तौर पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल मान रहा था। इन्हीं सब घटनाक्रमों के बीच एक मिशन आता है, उसे ध्यान में रखिएगा। इसका सन पूछता है, वो है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो 11 मार्च, तीनों डेट ध्यान में रखिएगा, 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये घोषणा अगर पूछेगा तो 11 मार्च 1942 किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा। ठीक, तो एक ही सदस्य थे इसमें, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक, उन्हीं के नेतृत्व में ये मिशन आया। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और सारे राजनीतिक दलों से बात करने के बाद 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। अब इस योजना के तहत दो चीजें थी। एक तो भारत अब डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं कर रहा था, भारत पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। और ब्रिटेन यानी विंस्टन चर्चिल अभी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा यानी अधिराज्य का दर्जा ये देना चाहते थे, जिसे कांग्रेस ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वहीं मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के अड़ी हुई थी। क्रिप्स मिशन ने उसकी अलग पाकिस्तान की मांग को भी ठुकरा दी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इस मिशन के प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। यानी ये कह सकते हैं कि ये मिशन आया लेकिन अपने किसी भी उद्देश्य में ये पास नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब ये मिशन गया या इस मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया और इस मिशन को यानी क्रिप्स मिशन को उन्होंने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, की संज्ञा भी दी। क्रिप्स मिशन के बाद लॉर्ड लिथगो, उनका वायसराय का कार्यकाल खत्म होता है और उनकी जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर के आते हैं और उन्हें भी यही जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, तो 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है और इसी वेवेल योजना के तहत एक सर्वदलीय उन्होंने बैठक बुलाई शिमला में, जिसे हम कहते हैं शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन की जो तिथि थी वो थी 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945। तो यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। महात्मा गांधी शिमला में मौजूद थे लेकिन वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब वेवेल योजना का भी कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। कुल मिला के अंततः बात वहीं फंसी। एक जो सारांश मैं बता रहा हूं आपको कि बात वहीं पे जाके फंसी कि भारत की तरफ से कांग्रेस को चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता और वहीं मुस्लिम लीग को चाहिए थी अलग पाकिस्तान। ठीक है, वेवेल योजना ने भी इन दोनों मांग को खारिज कर दिया, इसलिए इसका भी कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक, 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और उस आम चुनाव के दौरान विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह पर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, तो उदारवादी दल के व्यक्ति माने जाते हैं, यानी लेबर पार्टी से इनका संबंध था। ठीक, तो क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो अगर इनकी हम डेट देखें तो 26 जुलाई 1945। ठीक है, और इसी समय वो टाइम था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने पूरे उफान पर था और एक ऐसा टाइम लग रहा था कि जापान पूरे विश्व पर अपना अधिकार कर लेगा। और उसी समय एक घटना घटती है 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम हमला अमेरिका द्वारा और द्वितीय विश्व युद्ध का विराम। ठीक है, तो यहाँ पे इस घटनाक्रम को पूरा यहाँ ध्यान में रखिएगा। तो क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उस समय तक भारत लगातार कांग्रेस और भारत के अन्य दल लगातार भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और ये दबाव ब्रिटेन पे लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसका समर्थन चीन, अमेरिका जैसे अन्य देश भी कर रहे थे, यानी वो ब्रिटेन पे अपना दबाव डाल रहे थे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में क्लीमेंट एटली ने एक और मिशन भेजा जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। ये निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस पूरे मिशन में 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और इसके 2 अन्य सदस्य थे, एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिए कि कैबिनेट मिशन आया, इसने जो है 2 चीजें एकदम स्पष्ट कर दी कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा और कराए जाएंगे चुनाव और अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और ये चुनाव जो हुए
तो पहले तो ये था कि ये कहा गया कि संविधान सभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा हो, यानी जनता ही अपने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करे। लेकिन कृषि मिशन द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई इसमें टाइम बहुत लगेगा और इससे अच्छा है कि जो 1945 में जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे भारत में, उस समय भारत में 11 प्रांत थे ब्रिटेन के अधीन, तो उन 11 प्रांतों में चुनाव होने थे। तो ये तय किया गया कि 11 प्रांत में जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उन्हीं विधानसभाओं के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत, तो अपना आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना ने एक पॉइंट अपना जो रखा था वो ये था कि संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर होना था। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ, यानी कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक, संविधान सभा का होता है गठन, तो कैबिनेट मिशन द्वारा जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई, वो सदस्य संख्या थी 389। इसका वर्ग कुल सदस्य संख्या 389, उसमें से 292 जो है वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुन कर के आने थे। ठीक है, और 4 उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश है उस तरह उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे दिल्ली, कुर्ग, ठीक है, बलूचिस्तान और अजमेर। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से भी 4 सदस्य चुन के आने थे और 93 सदस्य जो है ये मनोनीत होने थे उस समय देशी रियासतों द्वारा, यानी कि 93 सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत होते, वो उनका प्रतिनिधित्व करने। चुनाव कितने पे होना था, 92-4 96, यानी 296 सीटों पर, बाकी 93 मनोनीत सदस्य होते देशी रियासतों की तरफ से। अब ये जो 296 सीटें हम देख रहे हैं, इनमें से 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, अनुसूचित जाति के लिए 26 और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, इसमें 292 और 4 296 में। ठीक है, जुलाई, पहले विधानसभाओं के चुनाव होते हैं 45 में, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसा था, तो ये था अप्रत्यक्ष। ठीक है, चुनाव परिणाम में अगर हम देखें तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, और ये 208 का एक आंकड़ा ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस ने 199 सीटें जीती और 9 उनके सहयोगी दल थे। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य दल तथा निर्दलों को कुल मिला के 15 सीटें मिली, जिसमें से 8 निर्दल थे। ठीक, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि हैदराबाद रियासत ने अपने आप को संविधान सभा से दूर रखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कांग्रेस को कह सकते हैं कि संविधान सभा में पूर्णतः बहुमत मिला। ठीक है, अब 389 और 208, यानी कह सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत मिला, और उसी आधार पर उस समय वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और वो तिथि थी 1 अगस्त 1946। ठीक है, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया, वैसे ही मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, या ये कह सकते हैं कि अंतरिम राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी गई, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया, और 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना पड़ा, या ये कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार का पुनर्गठन करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने से स्पष्ट मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन आगे चल के मनाने पर मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, इसलिए 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का किया गया पुनर्गठन। जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो उस समय मंत्रिमंडल के कुल सदस्यों की संख्या थी 12 और अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लेकिन बाद में 3 सदस्यों को निकाला गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें स्थान दिया गया, और अंततः अंतरिम मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या हो जाती है 14 और 1 लॉर्ड वेवेल अध्यक्ष। ठीक है, तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो पद था वो प्रधानमंत्री का नहीं, उनका पद जो था वो था उपाध्यक्ष का। ठीक है, यही पॉइंट ध्यान में रखना है।
अब संविधान सभा बन चुकी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और ये बने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि आखिर किस उद्देश्य से संविधान सभा बनाई गई है, ये उद्देश्य उन्होंने सामने रखा, जिसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, और आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया और ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माण का काम शुरू हो गया। ठीक है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, यानी पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने एक प्रारूप बनाया। ठीक है। और इन्हीं के बनाए प्रारूप पर विचार करने के लिए या उस प्रारूप को पूरा विस्तारित रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा किया गया प्रारूप समिति का गठन, और ये प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यानी आंकड़ा ध्यान में रखिएगा 1+6, एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी 6 अन्य सदस्य। ठीक है। अब इस प्रारूप समिति ने बेनेगल नरसिंह राव द्वारा जो प्रारूप दिया गया था उस पर अच्छी तरीके से अपना काम करते हुए 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को वो प्रारूप सौंपा जो आगे चल के संविधान बना। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति ने जो प्रारूप बना करके सौंपा, उस पे संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। ठीक है। तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और तीनों वाचन खत्म होते होते जो तिथि आ जाती वो आ जाती है 26 नवंबर 1949। ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन समाप्त होता है और संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, या ये कह सकते हैं कि संविधान सभा को अपनाया गया। ठीक है। संविधान सभा के अपनाने की तिथि अगर पूछी जाएगी तो 26 नवंबर 1949। ठीक। अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा ही कहलाने लगी अंतरिम संसद। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 3 प्रमुख चीजें हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया गया और राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये सारे घटनाक्रम हुए 24 जनवरी को। ठीक उसी समय ध्यान रखिए कि अगली तिथि है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा भारत गणतंत्र बना। ठीक है। तो गणतंत्र की परिभाषा यह है कि वो देश जिसका मुखिया वंशानुगत न हो, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो भारत का मुखिया भारत का राष्ट्रपति, और भारत का राष्ट्रपति, ये व्यवस्था गणतंत्र हम इसलिए कहते हैं कि कोई भी आम व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है, जो योग्यताएं हैं उनको पूरा करते हुए। ठीक है। तो भारत गणतंत्र बना। इसी वजह से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आज भी 26 जनवरी है, और आज इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो 75 साल भारत के गणतंत्र को पूरे हुए और 76वें साल में भारत ने अपने गणतंत्र के 76वें साल में प्रवेश किया। यानी संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए, 76वें वर्ष की शुरुआत हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान में दिए गए जो भी आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई? तो ये सबके लिए सोचने का विषय है। ठीक है। तो 26 संविधान अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो आखिर क्या ऐसा था कि ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1929 लाहौर अधिवेशन, गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को आगे करते हैं और कहते हैं कि मुझसे अच्छा कि आप इस नवयुवक को सुने। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसी समय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता, और ऐसा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया।
ठीक है? तो इसी दिन को याद रखने के लिए जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, अधिनियमित हो चुका था, आत्मार्पित हो गया था, तो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? तो संविधान निर्माण के संदर्भ में कुछ छोटी-छोटी चीजें, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है? संविधान सभा के 11 सत्र, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के 11 सत्र मैं क्यों कह रहा हूँ, और आगे कुल 12, यानी संविधान निर्माण तक 11 सत्र और एक सत्र जो बुलाया गया 24 जनवरी 1950 को, तो कुल सत्र हो जाते हैं 12, लेकिन संविधान निर्माण तक सत्र 11। वैसे ही 166 दिन बैठ गए संविधान निर्माण तक और कुल बैठक 167 दिन, ठीक है? हाँ, और संविधान निर्माण में कुल खर्च हुआ 63,96,729 रुपए, अर्थात मोटा-मोटा कह सकते हैं 64 लाख रुपए, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि 389 सदस्य संविधान सभा में थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, ठीक है, यानी जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय सिर्फ भारत नहीं आजाद हुआ, उस समय भारत के साथ साथ भारत का एक हिस्सा कटा भी, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान कटा तो उसमें संविधान, देश की आजादी के बाद, ठीक है, संविधान सभा में सदस्य संख्या रह गई 299, ठीक? तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछ रहा है उसी हिसाब से उत्तर होगा। वर्तमान संविधान में हम बात करें तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। गणना के दृष्टिकोण से देखें तो भागों की संख्या हो जाती है 25 और अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है लगभग 470, लेकिन वो किसी भी एंगल से सही नहीं माना जाता, ठीक है? अब अगर ऑप्शन में पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 दिया तो 395 पे ही जाना है, कितने भाग हैं 22 दिया है तो 22 पे ही जाना है। अब ये दो ऑप्शन में ना हो और गणना के दृष्टिकोण से पूछे तब भाग हम 25 कर सकते हैं और अनुच्छेद लगभग 470 के आसपास, ठीक है? इसी संदर्भ में ध्यान रखिए 26 नवंबर को संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन नवंबर 2015 से वर्तमान सरकार ने, या कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में अधिसूचित कर दिया और ऐसा पहला संविधान दिवस हम लोगों ने मनाया 26 नवंबर 2015 को, ठीक है? और भी बहुत कुछ है, पीछे क्लासेस में 5-6 क्लासेस इस संदर्भ में ले चुका हूँ, वहाँ पूरी डिटेल मैंने वहाँ बता रखी है, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ये थी अपनी संविधान के संदर्भ में एक छोटी सी क्लास। वनडे के संदर्भ में इससे अधिक क्वेश्चन वो नहीं बनते हैं, इतना आप तैयार रखिए, परीक्षा में भी यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संविधान की ये कह सकते हैं कि संविधान वो दस्तावेज है भारत का जो पूरे देश के नागरिकों को एक बराबरी का दर्जा देता है, इसलिए संविधान को अछूते बनाए रखना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इतना आप तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।